जी, आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और ये IBPS क्लर्क 10th का रिक्रूटमेंट है, जिसकी डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। ये अब 6 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फिर से। ये क्लर्क की वैकेंसी है और इसमें जो आपका रिक्रूटमेंट है वो स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट है। आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक की जॉब करने की सबसे अच्छी चीज़ जो वो होती है वो ये होती है कि आपको एसी में बैठने के लिए मिलेगा। एसी में बैठने के लिए मिलेगा और आपकी वाइट कॉलर जॉब रहेगी। तो इस तरह की वैकेंसी रहती है, नौकरी रहती है। और क्लर्क की जो वैकेंसी रहती है वो आप विद इन स्टेट रह के कर सकते हैं। मतलब आप यूपी के हैं तो यूपी के आपको जॉब मिल जाएगी, आप यूपी के अंदर ही रहेंगे। और अगर आप प्रमोशन लेंगे तो प्रमोशन लेने के बाद वो आप कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन इसमें जो प्रमोशन प्रोसेस है बहुत ही अच्छा प्रमोशन प्रोसेस होता है। इसमें आप क्लर्क जो मैंने बहुत सारे जीएम देखे हैं जो कि क्लर्क्स से उन लोग का रिक्रूटमेंट हुआ था और वो जीएम तक पहुंच गया। तो इसमें जो आपके प्रमोशन चांसेस हैं इसमें बहुत ही अच्छे होते हैं। इनिशियली होगा आप क्लर्क की तरह रिक्रूट होंगे, आपकी सैलरी जो है हो सकता है और क्लर्क के कंपेरेटिवली थोड़ी 2-3 हज़ार रुपये का 4 हज़ार रुपये का फ़र्क हो। लेकिन जो इसके प्रमोशंस होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही इसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुली रहती है। अब सोचिए क्लर्क लेवल का बंदा अगर जीएम बना जा रहा है तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी इसमें प्रमोशंस की। तो ये है। और इनकेस आप अगर नहीं आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा भी होता है कि आप जो है अपने घर पे रह के आपको नियरेस्ट ब्रांच मिल जाती है एज क्लर्क में। विद इन आप मुझे लगता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो 2-3 किलोमीटर की रेंज में आपको ब्रांच मिल जाती है। जब आप पुराने हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सुबह सुबह नौकरी करते हैं, शाम को आ जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। अगर आपको वही लाइफ पसंद हो तो आप वैसे ही अपनी लाइफ जी सकते हैं कि आपने वही 10 से 5 की नौकरी की, काउंटर बंद किया, उसके बाद आप अपने परिवार के साथ और बढ़िया। जैसे कि आप जितने पुराने हो जाते हैं तो उतनी आपकी सैलरी अच्छी हो जाती है। अब जो क्लर्क वगैरह हैं, इवन आप लोगों ने स्टेटमेंट में सुना होगा ये जो आरबीआई गवर्नर का, कि जो क्लर्क्स आर ओवर हाईली पेड ये स्टेटमेंट था आरबीआई के गवर्नर का। तो वो किसके लिए था? वो इन्हीं पुराने जो बैंक से क्लर्क्स हैं उनके लिए था कि भाई जिनकी सैलरी जिनकी टाइम पीरियड हो गया है जॉब का 30 से 35 ईयर्स, 30+ जिसका टाइम पीरियड हो गया, उनकी सैलरी आज की डेट में 80,000 के करीब बन रही है। अब सोचिए 80,000, 10 से 5 में जा रहे जॉब कर रहे हैं, उसका आप उसके लिए आपको 80,000 मिल रहा है। तो ये मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी मतलब एज बढ़ती है आपकी सैलरी इंक्रीज होती है और फिर आपका मतलब फिर तो आपको फिर भी एक एक पीरियड तक होता है कि आपको प्रमोशन चाहिए। लेकिन जब वो पीरियड निकल जाता है तो आदमी ज़्यादा सुकून जाता है कि 10 से 5 की नौकरी की उसके बाद अपने परिवार के साथ। तो वैसे ही होता है। तो ये है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट है। इसके आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें किसी तरह का CCC या फिर इस तरह का कोई फॉर्म नहीं मांगा गया है जिससे कि और गवर्नमेंट जॉब से मांगा जाता है। ये करेक्ट है ना? इसमें एज लिमिट जो है वो 20 से 28 साल की है और रिलैक्सेशन एज पर जो रूल्स होते हैं SC/ST के लिए 5 साल का, OBC का 3 साल, पर पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 ईयर्स, ये सब रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट इज आपके इसमें EWS का भी है। और एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं इसका। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। इसमें जो आपका प्री में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी होगी। 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और रीजनिंग के 35। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा आपका। फिर उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम रहेगा। मेंस में आपका जनरल अवेयरनेस बढ़ जाएगा और ये आपका जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
ये आपके 190 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। ये आपका मेंस का पेपर रहेगा। पेपर्स का पैटर्न जो होता है, इसमें एक जो ख़ास बात रहती है इस बैंक के एग्ज़ाम में कि ये जो एग्ज़ाम में आपको हर सेक्शन से आपको क्वालिफाई करना रहता है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको क्वालिफाई करना रहेगा, मतलब मिनिमम मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, वरना आप पूरा एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में सपोज करें उन्होंने कट ऑफ रखा है 20 नंबर का, तो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर आपके 19 आए और भले ही इंग्लिश में आपके 35 आ जाए तो भी आप जो है फ़ेल हो जाएंगे, मीन्स आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो आपको अगर मिनिमम कट ऑफ उन्होंने तीनों को मिला के 1 2 3 को 19 19 रखा है, तो आपको तीनों में 19 19 19 लाने हैं, फिर ओवरऑल कट ऑफ। इस तरह का इनका पैटर्न रहता है। तो ये बैंक के एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग की रहती है। तो ये है इसका जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होता है आपका क्लर्क का, वो थोड़ा से इजी होता है कंपेरेटिवली जो आप इन लोग का जो पीओ का होता है। तो ये है आपका इनका एग्ज़ाम पैटर्न। और उसके बाद ये होने के बाद ये प्रोविजनल अलॉटमेंट्स कर दिए जाते हैं रिज़ल्ट के बाद, और अलॉटमेंट करने के बाद ये लोग वेटिंग लिस्ट भी निकालते हैं कि अगर उसमें कुछ खाली रह जाती है तो फिर वो वेटिंग के थ्रू उसको फिल करते हैं। इसमें क्लर्क्स में जो है आपका स्टेट वाइज वैकेंसी है। इसमें स्टेट की तरफ से जो भी वैकेंसी हैं वो बताई गई हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी हैं, जैसे कि आप आंध्र प्रदेश में देखिए 85 वैकेंसीज हैं टोटल। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर यूपी के हैं तो सिर्फ यूपी के लिए ही फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे बिहार में 91 है तो बिहार का स्टूडेंट है तो वो बिहार में ही डालेगा वैकेंसी, नहीं ऐसा नहीं है। वो ये भी ऑप्ट कर सकता है कि वो बिहार की जगह वो महाराष्ट्र में जा सकता है, बिकॉज महाराष्ट्र में वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, तो आप महाराष्ट्र के लिए भी डाल सकते हैं। तो उसका ये होता है, जैसे कि यहाँ पे कर्नाटक में 221 वैकेंसी है, और आपका ये जो है झारखंड में 67 है, 67। तो झारखंड वाला कैंडिडेट इसको ऑप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो झारखंड से ही अप्लाई, मतलब झारखंड स्टेट के लिए ही अप्लाई करेगा, वो कर्नाटका के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी वो सिलेक्शन होगा फिर वो उसको कर्नाटका जाना पड़ेगा। और कर्नाटका जाने के बाद कम से कम जब तक कि उसका प्रमोशन नहीं होगा तब तक कि वो वापस अपने झारखंड नहीं आ सकता। बिकॉज एन ऑफिसर में तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एज एन क्लर्क आपको फिर जिस स्टेट के लिए आप उसी स्टेट में ही रहेंगे, आप स्टेट से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो एक एक्सेप्शनल केस है, आपको कोई मुच्चल मिल जाए या फिर कुछ इस तरह का वो हो तो उसमें आपका हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है क्लर्क में। तो ये है। तो आप देख सकते हैं स्टेट्स में कितनी वैकेंसी है, फिर उसके हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में 229 है एंड ये है। तो अपने स्टेट के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको कौन सा सूटेबल स्टेट आपको लग रहा है जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है, आप वैकेंसी हिसाब से प्रायोरिटी देना चाहते हैं, या फिर आपको अपने स्टेट के बाहर ही नहीं जाना है, तो उस हिसाब से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रीलिम एग्ज़ाम का सेंटर है और आप सेंटर अपना चूज़ कर सकते हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म रहता है, बाकी सारा प्रोसेस तो बिल्कुल वैसे ही रहता है, फॉर्म भरने का ऑनलाइन सब कुछ, और तो कुछ इसमें ख़ास नहीं है। दैट्स ऑल। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं डाला है आप इसको देख लें, फॉर्म डालें, और इसका एग्ज़ाम दीजिए। और इसका एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता है कंपेरेटिवली अदर कंपेरेटिव एग्ज़ाम, और इसका एग्ज़ाम जो होता है बहुत ही प्रोसेस वे में रहता है और विद इन टाइम पीरियड इसका कंप्लीट हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह रहती है कि जैसे कि यूपी गवर्नमेंट में आपने अप्लाई किया तो पता चला कि वो 2 साल में 3 साल में रिजल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होता। उसमें विद इन 6 मंथ और 8 मंथ, 6 से लेकर 9 महीने में आपका सिलेक्शन आप अपने उसमें होंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको ब्रांच अलॉट हो जाएगी और आप उसमें काम करने लगेंगे, राइट। तो ये इनका प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ बिल्कुल ही सिस्टमाइज वे में रहता है। तो
आप लोग देखिएगा। चलिए, धन्यवाद।